नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के आरामबाग में थे और जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि वो संदेश खाली को लेकर के जरूर कोई संदेश देंगे, कड़ा रुख अपनाएंगे, वैसा ही हुआ है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, जरा एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनका परिचय भी मैं आपको देता हूँ। लेकिन पहले ज़रा प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सुनते हैं। संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। अपने दोनों खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं और प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमने प्रधानमंत्री को तो सुना है और जाहिर है उन्होंने एक बड़ी चोट की है और ये भी कहा है कि माँ मानुस और माटी की बात करने वाली ममता बनर्जी ने किस तरह का रुख इस पूरे मामले में बरता है, वो अब पूरे देश के और दुनिया के सामने है। लेकिन केवल इस घटना की क्या बात करें? अनुपम जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ। जब नतीजे आए थे तीसरी बार इनकी जो जीत हुई थी उसके बाद जो बंगाल में हिंसा हुई थी, सबसे अधिक शिकार अगर कोई हुई थी, परिवारों की महिलाएं ही हुई थी और परिवारों को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो ये
महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद और महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं, रेप होते रहते हैं, उनके जो पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और मुख्यमंत्री खुद, उनका प्रशासन और पुलिस वगैरह सब, कई बार हमने देखने में आया है कि हाथ पर हाथ रख कर के बैठे रहते हैं जब तक अदालत से फटकार ना पड़ जाए। ओंकार जी, अदालत के फटकार वटकार का कोई असर नहीं है। एक लाइन में देखिए कि अदालत ने उनको 2 बार डांटा कि आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं की। इट वॉज ओनली सिर्फ तब जब अदालत ने शाहजहां शेख को गिरफ्तारी के लिए ईडी को और सीबीआई को परमिशन दे दी कि साहब आप जाइए गिरफ्तार कीजिए अगर राज्य पुलिस नहीं कर पा रही है, उसके कुछ घंटों में गिरफ्तारी हो गई। ये कई चीजें साबित करता है। उन्हें अदालत की कोई परवाह नहीं थी, उनको डर से ये था कि शाहजहां शेख केंद्रीय एजेंसियों के हाथ ना लग जाए। उनको डर ये था कि केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में लग के शाहजहां शेख कुछ कुछ बक ना दे, कुछ कह ना दे। हाईकोर्ट तो बहुत डांट रही थी, उन्हें कहा कोई फर्क पड़ रहा था। और फिर आप देखें, ईडी पे हमला आपने कराया, ईडी के अधिकारियों का सर आपने फोड़वाया, सीबीआई को बंधक पहले वो बनाई चुकी थी। भारतीय फौज जब चाइना की तरफ मूव करती तो ममता कहती कि बंगाल पे भारतीय सेना ने हमला कर दिया। तो आप तो एकदम जिसे कहना चाहिए एंटी नेशनल भाषा बोल रही हैं। और रही बात बलात्कार की, तो साहब हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि बलात्कारियों को चूंकि धर्म विशेष से आते थे तो मुलायम सिंह ने कहा लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये कोई पहली काम नहीं कर रही हैं ममता। आपने अभी कर्नाटक में देखा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सलाहकार नासिर हुसैन वो राज्यसभा चुनाव जीते और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब 3 चीजें मैंने उसको ट्वीट किया, तमाम लोग मुझसे कहने लगे कि साहब आप अपने कान का इलाज कराएं, वो ऐसा नहीं वैसा है। लेकिन आपने देखा उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट चूंकि बैंगलोर में होती तत्काल आ भी गई, वो आ गई, गिरफ्तारी भी हो गई साहब। तो अब आप सोच, अच्छा चूंकि उन्हें मालूम था कि इस तरह की कोई बात आने वाली है, तो आपने देखा कि कांग्रेस के एमएलसी का बयान आ जाता है। और कांग्रेस के एमएलसी क्या बयान देते हैं कि साहब पाकिस्तान आपके लिए दुश्मन होगा, हमारे लिए दुश्मन नहीं है। भाजपा के लिए दुश्मन होगा, कांग्रेस के लिए दुश्मन नहीं है। तो इसमें 2 बातें गंभीर हैं। नंबर 1, वो लोग जिनको लगता है कि पाकिस्तान के फेवर में इस तरह का बयान दो तो इस देश का मुसलमान खुश होगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अगर इस बात से, इस बयान से इस देश के मुसलमानों का एक वर्ग खुश हो रहा है तो फिर ये खतरनाक बात है। तो मेरा अपना मानना है कि अच्छा आप देखें, कांग्रेस की जो स्थानीय यूनिट है वेस्ट बंगाल में, वो वहां धरने पे बैठी है। पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी सेंट्रल लीडरशिप के मुंह से आप, जैसे उन्हें मालूम ही संदेश खाली नाम की कोई जगह भी है, कोई बयान आप सुन लें तो मतलब आपकी जो लोकल यूनिट है वो धरने पे बैठी है। कितनी बार ऐसा हुआ कि अधीर रंजन चौधरी ममता से भिड़ रहे हैं और राहुल गांधी कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। मीडिया का एक वर्ग है जो कहता है कि संदेश खाली में कुछ, वही वो संदेश खाली का नाम तक लेना नहीं चाहता। तो फिर वही दिनकर की लाइनें ओंकार जी की, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बिल्कुल सही बात आपने कही है अनुपम जी। धीरेन जी, आप तो पश्चिम बंगाल को आज से नहीं बरसों से कवर करते आ रहे हैं, कई इलेक्शन में भी वहां गए हैं। वहाँ की जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, उनको भी आप जानते हैं। और जो राजनीतिक तौर तरीके रहे हैं, पहले 33 साढ़े 33 साल तक वामपंथियों की एक छत्र सरकारें रही, पहले ज्योति बाबू, उसके बाद फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य, और 2011 में जब ममता बनर्जी आई थी, उनकी सरकार का एक तरीके से तख्ता पलट करके चुनी गई थी, तब लोगों को लगा था कि शायद पश्चिम बंगाल की कुछ किस्मत बदल जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, अब 2024 है, 2011 और 2024, इन्होंने, कई लोग कहते हैं कि वामपंथियों को भी भुला दिया। देखिए, अगर आपने सवाल उस तरह से किया है तो मैं उसका जवाब थोड़ा सा उसमें दूंगा तफसील से। वैसे तो एक सबसे बड़ी बात यह है, जहां अनुपम जी ने छोड़ी है, कि ये तमाम लोग जो जिनके मुंह में दही जम गई है, उसमें इसलिए सबसे जरूरी बात है क्योंकि ये मीम भीम की राजनीति का एक एसिड टेस्ट हमेशा से बंगाल रहा है।
ये जो महिलाएं हैं, जो वो पूरा इलाका है जिस पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस पर ये किया जा रहा है, ये आदिवासी दलित महिलाएं हैं, ये सबसे गरीब तबके की महिलाएं हैं और ये महिलाएं हैं। इतने तमाम विशेषण के बावजूद आपको किसी राजनीतिक पार्टी के मुंह से एक बयान नहीं फूटता हुआ मिलेगा। यहां तक कि जो कांग्रेस की यूनिट है उसको हाईकमान से कोई मदद नहीं मिल रही है। सीपीएम जिसकी अभी आपने देखा होगा और बहुत सारे प्रचार माध्यमों पर, हालांकि मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत यह है कि कम से कम जेएनयू के उस झूठे नैरेटिव को अब बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल रही। लेकिन आपने फिर भी देखा होगा कल रात से उन्होंने वीडियो चला के और जो एक प्रोपेगंडा है, जो एक पूरा है, वो शुरू कर दिया उन्होंने। महिलाओं पे हमला, आजादी पे हमला, किस पर? जो जो चुनाव की यूनिट यहाँ आपस में लड़के जेएनयू में है। लेकिन कोई भी एक धरना, एक प्रदर्शन, एक जुलूस उन बिचारी मजलूम औरतों के लिए नहीं निकला जिनकी इज्जत जूते की तरह रखी इस शहजाद शेख ने। और पूरा का पूरा सिस्टम अगर हम ये देखते हैं कि 2011 में जिनको वो उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगी, वो इसलिए नाउम्मीद थे और वो नावाकिफ थे कम से कम बंगाल की राजनीतिक इस चीज से। क्योंकि बंगाल में जब कांग्रेस पहले थी सिद्धार्थ शंकर रे के शासन तक, तो जिस तरह का अत्याचार वहां चला, 67 में नक्सल हुआ, नक्सल के बाद फिर लगातार हमने देखा कि कई सारी चीजें वहां लगातार होती रही, लेकिन कोई कांग्रेस पर बोलने वाला सेंटर से नहीं था। बल्कि आजादी पूरी जो आपातकाल की योजना जिस आदमी से पूछ के इंदिरा गांधी जिसके भरोसे थी, वो सिद्धार्थ शंकर रे थे, जिनको बुलाया गया था उस लागू होने से पहले, जिनसे सलाह ली गई थी और फैसला ले लिया गया था। तो ये आपातकाल के सृजक वहां थे। उसके बाद 77 में जब फिर बदलाव आया, तो बदलाव लोगों को लगा कि शायद वामपंथी जिनके झूठे कविताएं, नवारुण भट्टाचार्य टाइप लोगों को, मैं जिनको उन्हीं के बेटे महाश्वेता देवी के कहा जाता है, और महाश्वेता देवी 1084 की मां, नवारुण भट्टाचार्य का मृत्यु पथ क्या नहीं है मेरा देश, एक लाइन से मैं बता सकता हूं जो जो वहां लिखे गए लिटरेचर थे। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने उनकी जीभ तक नोच ली जो उनके साथ नारे लगा रहे थे, और उन्होंने बात की बराबरी की। तो पूरा एक जो ढांचा कांग्रेस के समय डेवलप हुआ था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ गुंडों का, बदमाशों का, और उसका वहां गलियों के बाहर, दफ्तर दफ्तर में ये तय होना कि किसने गाड़ी खरीदी तो उससे क्या लेना है, इसके घर में रजिस्टर जाना है। पूरा एक बहुत बड़ा मतलब मैच था। उस पर हम लोगों ने कई बार बात की आपके साथ, लगभग जब हम लोग चुनाव में वहां थे। और उसके बाद जब ये जीती ममता बनर्जी, तो उस ढांचे को इन्होंने एज सच स्वीकार किया। और पिछली बार जो बीजेपी की जीत की उम्मीद के बीच में जो सबसे बड़ी हार का कारण बनी थी, वो वही ढांचा था। क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे तोलमूल नहीं चलेगा, तोला मोल नहीं चलेगा। याद होगा आपको, पूरे भाषण में बार बार प्रधानमंत्री बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। तो मुझे एक शख्स जो पहले बीजेपी में आ गया था, उसके बाद मैं उसके गांव में लगातार था जहां से हारी ममता बनर्जी, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, और उनको फोन गया था ममता बनर्जी का। तो उन्होंने ये बताया था कि ये सबसे बड़ी गलती कर रही है बीजेपी। मैंने पूछा कि ऐसा क्या है, क्योंकि जनता, तो उसने कहा कि नहीं, ये जो बाहर बनाए हुए क्लब हैं, जो ये सब है, ये वसूली के कैंप ही नहीं है। ये जो पैसा आता है इससे पूरे गांव पर क्रिएट करते हो, और आप ये कह रहे हो कि हम उसका ढांचा तोड़ देंगे, तो ये चुनाव के वक्त पूरी तरह से इसके अगेंस्ट जाएगा और उसको जीतने नहीं देगा। और ये बड़ी उसकी सटीक बात हुई। हालांकि मैं कह रहा था कि जनता का मुंह उस तरफ है, सारी चीजें हैं, दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस दिन वो डर, वो खौफ तुम लोगों को, चूंकि बाहर से आए हो, दिल्ली से 2-4 दिन के लिए हर इलेक्शन में आते हो, इस बार 2-2.5 महीने रह गए तो क्या हुआ, लेकिन होना वही था, तो वो हुआ। तो ममता बनर्जी ने उस पूरे सिस्टम को, पूरे उसको रखा, और ये सिस्टम और डेडली हो गया जब आपने इसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और उन लोगों को वोटर्स बनाया। और पूरी की पूरी, जब भी आप ये देखेंगे, जिहादी कट्टर इस्लामिक आइडिया जो है, जिसको आज कल देवबंद ने भी कहा, दरअसल आप जब भी छूट देते हैं एक जिहाद के उस पर 1 इंच जगह देते हैं, तो आप अपने आने वाली नस्लों के लिए 1000 कदम तक नरक तय कर देते हैं। आप ये देखिए 1931 से लेके तमाम जगह, जब भी आप नोआखली से लेके एक एक चीज आपके पास उदाहरण है, आपके पास लाइन से उदाहरण है, और आपकी भूल के उदाहरण है। इस समय ममता बनर्जी ने उस स्थिति को 31% वोट बैंक को अपने हक में इस्तेमाल कर लिया है। और उनके लिए जो भद्रलोक है, जो
सबसे ज्यादा मीडिया के लिए दिल्ली में सबसे ज्यादा प्यालों में तूफान लाने वाला जो शख्स है, जो आपको दिखेगा, वो बंगला मीडिया होता है। मैं उनको अक्सर देखता हूं, और वो वहां यहाँ तक कि वही बंगला मीडिया जो दिल्ली में आके शोर मचाता है इस तमाम चीजों पर, वो इस बात पर नाराज था कि तुम दिल्ली से आने वाले, तुम कैसे बांग्ला जानोगे। हमने कहा यार ऐसे ही जानेंगे जैसे तुम यूपी में बोलते हो। लेकिन वो पूरा का पूरा वो सिस्टम एक सड़े हुए उसके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन उनको ये एक भ्रम डाला हुआ है, जो भद्रलोक नाम की एक सोसाइटी हो गई है, जो एक सिस्टम क्रिएट हुआ है, वो पूरी तरह से इस पूरे अत्याचार को चलने देता है। ओंकार जी, ये क्लियर कट सिस्टम है जिसको ममता बनर्जी ने आके वहां उसी तरह से लागू किया जैसे वो कम्युनिस्टों के समय चल रहा था, और उसी तरह से हुआ जैसे कम्युनिस्ट चल रहे थे। ये डेडली और हो गया है, ये और खतरनाक हो गया है, क्योंकि आपके यहाँ जब केंद्र सरकार को जब एक्शन लेना था उसने नहीं लिया। आज भले ही जवाब वो वोट से मांग रहे हो, लेकिन लोगों ने उनके साथ खड़े होकर ये हौसला दिखाया था। उसके बाद उनके साथ जो हुआ उस पर मुझे लगता है केंद्र सरकार का रेस्पॉन्स व नॉट प्रॉपर, वो नहीं था। और दोबारा मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं। और ये संदेश खाली का जो आज का भाषण है, ये उस तरफ है, लेकिन आपने देखा होगा लोग उसका जवाब दे रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री को रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। लेकिन मुझे डर यही है कि वोट जरूर मिल जाएंगे इस बार भी बीजेपी को, लेकिन जब तक उस ढांचे को तोड़ने के लिए इस बात से बाहर नहीं निकलेंगे कि ये सिर्फ हमारे लिए वोट है और हमको राष्ट्र के लिए, हालांकि मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री ने कहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में वो कड़े और बड़े फैसले लेंगे, तो उसमें से एक फैसला ये भी होगा कि वहां इस्लामिक जिहादी आईडीए की रीढ़ तोड़नी पड़ेगी, उसको पूरी तरह से हटाना पड़ेगा, और उस भद्रलोक के उस सिस्टम को जो जिसने पूरी तरह से उसको खा लिया है, जो बंगाल की आत्मा है, उससे मुक्त कराना होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप दोनों ही महानुभावों ने जिस चीज को रेखांकित किया है उस पर प्रधानमंत्री भी आज बोले हैं, और एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर दे रहे हैं, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। अनुपम जी, पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहा था, उनसे सीधे सीधे संदेश खाली को लेकर के सवाल पूछा गया और वो किसानों की बात करने लगे। और जब एंकर ने टोका और कहा कि मैं संदेश खाली के बारे में आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं, वहां जो कुछ हुआ है, तो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से उन्होंने कहा, अरे इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, ये राष्ट्रीय स्तर की घटना नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की घटना किसी राज्य की घटना नहीं है, तो कांग्रेस ने बेशर्मी के साथ पूरे सेशन को मणिपुर की घटना पर एक तरीके से बर्बाद क्यों करके रख दिया था। तो ये जो दोहरे मानदंड हैं, इस पर थोड़ा टिप्पणी करिए, इस पर प्रकाश डालिए। ओंकार जी, देखिए, राष्ट्रीय स्तर की घटना, कोई भी घटना को बनने के लिए 3 टेस्ट पूरे करने होते, 3 मानदंड उसको छूने होते, तब वो राष्ट्रीय स्तर की घटना होती है। पहली, पीड़ित ओबीसी या दलित समुदाय से आए। दूसरी, उस पर अत्याचार करने वाला मुस्लिम ना हो और सवर्ण तथाकथित सवर्ण जात से आए, और मुस्लिम कतई ना हो। अगर मुसलमानों में भी सवर्ण जात से आए तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। और तीसरी, फाइनली, वो घटना किसी ऐसे राज्य में हो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये 3 मापदंड हैं। जब ये तीनों पूरे हो जाते हैं तो घटना राष्ट्रीय स्तर की होती है, और इनमें से अगर एक भी मापदंड पूरा नहीं हुआ तो फिर वो घटना डिसमिस करने और खारिज करने। फिर से बता दूं, पहली कि साहब जो पीड़ित या पीड़िता हो वो दलित समुदाय से हो, ओबीसी समुदाय से हो। दूसरी ये कि उस पे जो इसने अत्याचार किया हो वो मुस्लिम समुदाय से नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं होना चाहिए।
वो ओबीसी समुदाय से नहीं होना चाहिए, वो दलित और दलित के बीच की बात भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कानपुर में आपने देखा, कानपुर में ये 2 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। अब उसमें ये था कि साहब वो जिस समुदाय से लड़कियां थी उसी समुदाय से वो उसके शोषण करता थे, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका उसको उसको आप कभी नहीं सुनेंगे। तो पहली तो ये कि लड़कियां दलित समुदाय से हैं, दूसरी ये कि जो अत्याचारी हो वो ना वो ओबीसी नहीं होना चाहिए, दलित नहीं होना चाहिए, वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो ये ओपीडीए से नहीं आना चाहिए कुल मिलाकर। तो वो एक तथाकथित सवर्ण जाति होना चाहिए। और तीसरी फाइनली कि वो घटना किसी ऐसे राज्य में हुई हो जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। यदि इन तीनों में एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो कोई भी घटना, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, राष्ट्रीय स्तर की घटना नहीं होती है। किसी घटना को हाथरस बनने के लिए, कठुआ बनने के लिए कुछ 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 शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती है, और जो शर्तें मैंने आपको बताई। अब रही बात ये कि साहब ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? अरे भाई कर रही हैं इसलिए कि उनको इससे लाभ मिल रहा है, लगातार सरकार में बनी हुई हैं। यही करते करते तकरीबन 3 दशक कम्युनिस्ट राज कर गए, अब ममता बनर्जी कर रहे हैं। सबको मालूम है, धीरेन्द्र जी वहां इतना जाते हैं, आप पूछ लीजिए कि पूरा का पूरा कैडर शिफ्ट कर गया है कम्युनिस्टों का। अब जमीन पे पूरा का पूरा कैडर जो है टीएमसी में शिफ्ट हो गया है। जो बाजा उन्होंने बजा दिया था वेस्ट बंगाल का, कम्युनिस्टों ने जो बचा खुचा था, तो अंत्येष्टि करने में ममता बनर्जी ने 1947 में, आप ये समझिए कि हमारा टोटल जो औद्योगिक उत्पाद था, जो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, उसका 24% बंगाल से आता था। ये मैं आपको पार्टीशन के बाद का बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल से आता था। और 2021 की जो है वो घट के 3.5% रह गया। तो 24% घट के 3%, 3.5% रह गया। अभी क्यों हुआ आपको भी मालूम है। वहां से उद्योग कैसे, अच्छा आप एक बात और बताएं, जब आपने उद्योग वहां से भगा दिया, जब आपने वहां से बिजनेस खत्म कर दिया, तो आप अपनी जनता को ऐसे बिजी भी रखते हैं। आपने, अच्छा आपको मालूम है कि वहां पे अब विरोध होगा, तो साहब ये अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो है नहीं, और पंजाब तो है नहीं, दिल्ली तो है नहीं कि साहब विरोध हो रहा है और महीनों विरोध चल रहा है। तो शाहीन बाग का विरोध चल रहा है, हफ्तों चल रहा है, तो किसान आंदोलन विरोध चल रहा है, हफ्तों चल रहा है। वहां साहब वो विरोध होने नहीं देते, आप विरोध करेंगे आपको मार के बैठा देते हैं और इतना क्रश करते हैं। और संदेश खाली में अगर आप जाके देखें, ये बात सिर्फ बलात्कार की ही नहीं है ना। आप देखें कि वहां पे जो लोगों के खेती, जहां पे वो चावल बो रहे थे, पहली बात तो संदेश खाली जाने के लिए आप जमीन से जा नहीं सकते, आपको नाव करनी पड़ेगी, वो जमीन से कटा हुआ एक क्षेत्र है। दूसरी बात, जहां पे आपने चावल गरीबों ने बो रखे थे, दलितों ने, उन जगहों पे आप सोचे कि जहां पे जमीन का कोई रास्ता नहीं है, वहां बड़े बड़े मोटर बोट से आप वहां पे वो ले जाते हैं, खुदाई करने वाले यंत्र ले जाते हैं, और वहां पे आपने गड्ढा खोद के समुद्री पानी भर दिया। समुद्री पानी इसलिए भर दिया कि समुद्री पानी भर के आपने उस जमीन की फर्टिलिटी खत्म कर दी कि साहब यहाँ पे अब खेती हो ही ना पाए। और वहां पे खास किस्म की आप मछली उगा रहे हैं, एक खास किस्म की मछली आप वहां पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बेच रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। जमीनों पे कब्जा कर लिया, खेती पे कब्जा कर लिया, औरतों पे कब्जा कर लिया। आदमी बेचारे, जब वहां की खेती वेती खत्म हो गई, आदमी चले गए बेचारे, सब प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए काम करने। तो वेस्ट बंगाल और बिहार के मजदूरों का हाल आप पश्चिम बंगाल में, उसमें पंजाब में देख ही रहे हैं। जो औरतें बची उनको आपने अपने यहाँ नाचने गाने और उनका शोषण करने के लिए रख लिया। मैं मान के चलता हूं कि शायद इतना बुरा हाल किसी सूबे का मुगल काल में भी नहीं होगा जितना ममता बनर्जी और वामपंथियों के समय वेस्ट बंगाल का हुआ है। और क्या बात है, कैसे है, अभी कुछ हाल में हमने बदलाव देखा जरूर, लेकिन मेरी समझ के बारे में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ओंकार जी, मेरे एक परिचित हैं और वो भारतीय, मतलब वो सेंट्रल सर्विस में है और बहुत जमाने से बंगाल में है। कोई जमाने में वो बहुत बहस करते थे कि नहीं आप गलत हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अभी हाल में वो फोन करके कह रहे थे कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूपी ट्रांसफर ले लूँ। मैं कहा वाह भाई, आप तो कमाल बात कर रहे हैं। कि नहीं पर भाई, मैं, मुझको लगता है कि मैं क्या बताऊं, मैं समझ नहीं पाया, अब यहाँ स्थितियां एकदम हाथ से निकल गई हैं। तो एक लालू ने कुछ साल जंगल राज चलाया बिहार में, उसको आज तक हम लोग याद करते हैं। बिहार और बंगाल का जंगल राज 50 साल से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है साहब। और इससे बुरी बात ये देखें कि किस तरह लोगों की संवेदनाएं मरती हैं कि साहब राज्य देख के, जाति देख के वो बात करेंगे। और अब इसको देख लेना कि जब बिल्किस बानो केस हुआ,
तो जो सो कॉल्ड राइट विंग है वो आपको तमाम बिल्किस बानो के फेवर में खड़ा नजर आया। लेकिन संदेश खाली पे आप लेफ्ट विंग और सो कॉल्ड सेकुलर्स की एक जुबान नहीं हिलवा सकते, एक लफ्ज नहीं उनसे आप कहलवा सकते। तो भाई उनके अपना एक कट्टरपन है, जिनको लगता है कि साहब अच्छा थोड़ा सा ये इस मामले में ममता बनर्जी थोड़ा मुकद्दर की धनी है कि उनको मीडिया का सपोर्ट मिला। उनको एक जगह आज जहां पे आपने हाई कोर्ट ने जहां जहां ममता सरकार को टोकने की कोशिश की, उन्होंने हाई कोर्ट के बाद हल्ला बोल दिया, उन्होंने हाई कोर्ट जजेस को पटांग कहना शुरू कर दिया। तो ये मतलब एकदम जो मैं फिर कहूंगा कि लालू का वो 2 4 5 10 साल का जो जंगल राज था वो मैं बंगाल में 50 साल से चल रहा है, और ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ओंकार जी। सही बात है अनुपम जी। धीरेन जी, अभी एक पॉइंट अनुपम जी ने रेखांकित किया है, ये बल्कि अशोक की एक बाइट है, जरा सुन लेते हैं। कहानी है कि उस आदमी ने आज तक जो है संदेश खाली पर एक वीडियो नहीं बनाया गया, पत्रकार की गिरफ्तारी पर आज तक उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक ट्वीट नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया। यही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ के अधिकारियों को हम अनुरोध कर रहे हैं कि आइए आप भी शामिल होइए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठ के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में किसी के साथ कुछ हो जाता है, आप लोग जो लोग यूएपीए में गिरफ्तार होते हैं, जो लोग पत्रकार हैं भी नहीं, जिनके ऊपर देश तोड़ने का आरोप है, आप लोग उनके लिए आ जाते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनको जबरदस्ती पत्रकार बनाकर। तो जो पत्रकार है उनके लिए आवाज कब उठाएंगे? मुझे हैरानी हुई, मैंने वो वीडियो देखा नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया आशुतोष जी ने कहा है, जो आम आदमी पार्टी का कभी नेता और खुद को बड़ा संपादक, उन्होंने कहा है कि वो संदेश खाली के बारे में अगर सच होगा तो वो इसके खिलाफ जरूर बोलेंगे। मतलब आपने घर ये जो बेशर्मी है, एक मिनट मैं इसमें जरा जोड़ना चाहूंगा ओंकार जी, पंडित साहब आपकी इजाजत से। ये जो प्रेस क्लब और प्रेस गिल्ड की बात हो रही है, आप सोचे एबीपी आनंद टीवी के जो सुमन दे था उसका आपने उसके साथ सख्ती की, हाई कोर्ट ने ऑर्डर उसको स्टे कर दिया। आपने जाके उसके कलीग से प्रकाश सिन्हा का रेड मारना शुरू कर दिया। हाई कोर्ट कहती जा रही है आप वहां पत्रकारों को जेल भेज रहे हैं। अभी देखिए आजकल की घटनाएं बता रहा हूं आपको, आप पत्रकारों को जेल भेज रहे हैं, आप पत्रकारों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। पर आप ये एडिटर्स गिल्ड हो या फिर जो जितने जर्नलिस्ट एसोसिएशन है हिंदुस्तान में, किसी के मुंह से आप एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। ये बात जो अशोक कह रहे थे ये उसी के बारे में बता रहा था ओंकार जी। बिल्कुल सही है धीरेन जी। अशोक श्रीवास्तव जो कुछ कह रहे थे बिल्कुल 100% सही है। आप देखिए, तरीका देखिए, लाइव कर रहा था रिपब्लिक का एक संवाददाता, उसको किस तरीके से सुरक्षा बल लगभग घसीट करके दोनों बाहें पकड़ करके ले जा रहे हैं। आप मीडिया पर अटैक करेंगे, मीडिया को काम नहीं करने देंगे। और उसको देख लिया हमने, शाहजहां शेख को अदालत में किस तरह पेश होकर के वो दादाओं की तरह चल रहा है, दाऊद की तरह चल रहा है, अकड़ करके, और हाथ से किस तरीके से वो लोगों का अभिवादन भी करने की बेशर्मी दिखा रहा है। 55 दिन तक गायब रहता है, और उसको जब गिरफ्तार करने की औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है तो शहंशाहों की तरह उसको लाया जाता है और ले जाया जाता है, और मीडिया के साथ इस तरह की हरकतें आप करते हैं। और दिल्ली में भी जो लोग बैठे हुए हैं, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब उनको पहचानते हैं। उनकी जो ये आपराधिक चुप्पी है, ये कचोटती है कहीं ना कहीं हम लोगों को। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, आपका जवाब भले ही लंबा हो जाए। ये संदेश खाली जैसे मुद्दों को हम लोग भी, जिनकी पहचान एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं बना पाते हैं, या अंजाम तक ले जाने की क्षमता अभी तक विकसित क्यों नहीं कर पाए हैं? दरअसल मैं आपसे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे ऑफ द उसमें भी मैं यही बोल रहा था कि पिछले 50-60 सालों में एक ही काम हुआ है जो हिंदी से इतर बेल्ट है, जो वहाँ के राज्य हैं जहाँ आपको हिंदी स्टेट्स में या उसमें आने के बाद अपनी कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लेनी पड़ती है। तो वो जो इंग्लिश का अभाव है उसको लेकर वो हिंदी बेल्ट में आने वाले तमाम इस राज्य के पत्रकार होते हैं। मेरा 25-26 साल का लगातार एक्टिव कैरियर हो गया है। वो उससे पहले भी मैं लिखता रहा तो 28-30 साल के इस कैरियर में
मैंने उन तमाम लोगों को सिर्फ झूठ और एक फर्जी नैरेटिव को इस देश में लाते हुए देखा। प्रेस क्लब, मैं चूंकि दिल्ली में रहता हूं तो मैं उनको अच्छे से समझता हूं वो क्या करते हैं और उन लोगों के आइडिया क्या होते हैं। वो तमाम लोगों को मालूम है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में छुप रही हो। तो मुझे तो भारत बंगाल में थी जब मैं देख रहा था कि ये तमाम लोगों ने 57-58 साल की निरंतरता में कभी इनके अंदर से ये आवाज ही नहीं आई। वो उन्होंने वामपंथ के उस दौर की जरूर रंगीन कहानियां जिनको दर्द में पेश के लपेट के, जो एक उनका पूरा, ये मानना पड़ेगा आपको कि वो लोग एजेंडा सेट करने में, इस देश के खिलाफ खड़े होने में, इस देश के खिलाफ खड़ा करने में अद्भुत ताकत रखते हैं। चाहे आप वो ये जो अंग्रेजी के बड़े बड़े पत्रकार हैं उनके अलावा, चूंकि आपकी भाषा में तो बात नहीं करते, अभी भी आपको मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं त्रिपुरा में या उसमें तमाम जगह पर जहां वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से मैं बात कर रहा था, वो बात ऑफ द रिकॉर्ड में हिंदी में इंग्लिश में कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा उसको कैमरा ऑन किया तो कहने नहीं, आई कांट स्पीक इन हिंदी या आई कांट स्पीक इन अदर लैंग्वेज देन द इंग्लिश और त्रिपुरी कोकोबरोक लैंग्वेज या वहां का वो। तो बांग्ला, मैं हंसने लगा। बांग्ला में आपको बहुत अहम भाव दिखेगा, वो एक अलग किस्म की एक वो, तो ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि उनको अंग्रेजी आती है, वो हिंदुस्तान से 50 साल पहले सोचते हैं। इस तरह की बहुत सारे नैरेटिव आपको वहां सुनने को मिलेंगे। और उनके लोग जब यहाँ आते हैं, जब यहाँ दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं या वो सब करते हैं, तो उस समय उनको लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी सब याद रहता है। लेकिन जैसे उनकी गाड़ी वर्धमान तक पहुंचती है, ट्रेन जैसी वहां पार करती है, वो जैसी रांची से आगे जाने के बाद, तो उनको सब कुछ भूलने लगता है। उनको ये याद नहीं आता कितने रेप, कितने बलात्कार, यहाँ तक कि उन रोहिंग्याओं के लिए भाई आता है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी ने बताया कि वो भागते वक्त भी, जब वो भाग रहे थे तो हिंदू महिलाओं के साथ रेप किए गए, उनके कत्ल किए। ये अभी की कहानियां हैं, कोई बहुत 5-10-15 साल पुरानी कहानियां नहीं सुनाई जा रही है। उन पर चुप रहते हैं। तो ये एक सिस्टम बना है वहां, एक किस्म का, चूंकि बंगाल के अंदर जो फैक्ट्रीज बाहर गई, सारे सिस्टम्स बाहर गए और पूरे पूरे कम्युनिस्ट शासन में इस बात का पूरा इंतजाम किया गया कि वो स्टेट पूरी तरह से बैकलैश में चला जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन उनकी सत्ता चलती रहे। और सेम ग्राउंड पे ममता बनर्जी है। हालांकि वहां आप जाते हैं तो आप उस कोलकाता से एक अलग कोलकाता है, नया कोलकाता है, जिसमें बड़े, क्योंकि पूरे देश में इकोनॉमिक टर्न ले रही है तो वहां भी ले रही है, उस बात का श्रेय कोई भी पार्टी ले सकती है। लेकिन उस ढांचे को तोड़ने में हम लोग भी विफल रहे। हम लोग इसलिए विफल रहे क्योंकि हिंदी की भाषा को एक बहुत बड़ा इन तमाम जगह पर हिंदी के अगेंस्ट में खड़े होकर, हिंदी के अगेंस्ट में मैं विशुद्ध तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद हर जगह पे घूमा हुआ हूं, तो इसीलिए वहां इसके खिलाफ, चूंकि आप इंग्लिश के हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो वो एक सोसाइटी है जो शाम होने के बाद आपके साथ और ज्यादा अच्छे से घुल जाएगी। लेकिन अगर आप वो हैं तो आप पिछड़े भी हो सकते हैं और आप एक भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके, जो उनके सपनों में नहीं आता है। वो ये वंदे मातरम का विरोध, ये तमाम चीजें वो आपने इंच इंच जगह दी, तो वो वामपंथी प्लस जो इस्लामिक जो सहत जो भ्रातृत्व होता है, जो जिहादी का, वो वहां आपको दिखाई देता है। वो जर्नलिज्म में तभी आता है जब वो सवर्णों के खिलाफ हो, जब वो, मैं हैरान होता हूं कि पिछले कितने सालों से, बल्कि ये लोग तमाम दलित और पिछड़े और उसकी बात करते रहे, तो लगातार आपने देखा हो वहां तो अपर कास्ट ही मुख्यमंत्री बनता है, जबकि वोट तो दलितों के आते हैं। ना कम्युनिस्टों ने कभी दिया कोई दलित मुख्यमंत्री देने की कोशिश की, उनके पास भी स्टेट में रहे हैं, ना ही किसी और ने देने की कोशिश की, जो विपक्ष में उस तरह की बातें करते हैं। जो तमिलनाडु की बात हो रही थी मेरी आपसे, तो उसमें भी यही हो रहा था कि पूरी की पूरी तरह से 67 से आपकी पूरी राजनीति में कहीं सवर्ण कोई ताकत नहीं है, लेकिन आपके नफरत, आपकी घृणा, आपकी वो, क्योंकि क्रिएट किया गया एटमॉस्फेयर है। तो यही बंगाल में भी है। बंगाल में वो लगातार हम लोग इसलिए विफल रहते हैं क्योंकि हमारी भाषाई ताकत को वहां बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। अगर आप देखेंगे वहां जाके महसूस करेंगे आप, वो एक अहभाव आपको वहां मिलेगा। तो वो, जबकि मैंने पहली बार हिंदुस्तान में देखा, मुझे लगता है, मुझे अनुपम जी करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इलाहाबाद में है, जो बहुत ही ज्यादा अलग अलग, जहां
राज्यों के लोग बहुतायत में रहते हैं। बंगाल की पहली मुख्यमंत्री रही होंगी ममता बनर्जी, उन्हें ये श्रेय हासिल है कि जब वो बनारस आ रही थी तो उनके खिलाफ नारे लगे इस देश में, इस राज्य में जिसमें मैं रहता हूं, मुझे खुशी है जहां मैं हूं, वहां किसी भी नेता को न बाहरी या किसी और राज्य के नाम पर नहीं देखा जा सकता। ये यूपी की राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किसी नेता को यहाँ नहीं भाई, आप प्रधानमंत्री मोदी को अपने नेताओं से ज्यादा नेता मानते हैं, जबकि वो गुजरात से आए। यहाँ पहले से लगातार किसी को कोई ये बात होती नहीं है। यहाँ के लोग नीतीश कुमार को इस बात पे लड़ जाएंगे कि इनको यहाँ से लड़ा देना है फूलपुर से। धीरेन्द्र जी, यहाँ पे अन्ना मलाई का फैन ग्रुप तैयार हो गया, आप तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा को देखने लगे हैं योगी जी के साथ अब। अरे वो तो मुख्यमंत्री है, अन्ना मलई का एक फैन ग्रुप तैयार। मैं देख रहा हूँ, लोग उनके भाषण सुन रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, हम लोगों की एक सीमा थी और उसका उन्होंने फायदा उठाया। ये इंग्लिश भाषा, इस्लामिक आइडिया जो जिहाद का, और प्लस आपका जो ये वामपंथ है, ये बड़ा खतरनाक कॉकटेल है जो आपको दिखाई देता है। और इसी ने ये हालत कर दी कि आप पूरे राज्य में, आज से नहीं है वो 50-57 साल, मैं तो कह रहा हूं आपको, वहां से शुरू होता है, ये 60s से ही शुरू हो गया, अजय बोस और उन तमाम लोगों के होने से। और ये इंटरेस्टिंग है कि कोई भी उस ढांचे को तोड़ नहीं पाया। मुझे शक है मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हालांकि इस बात को लोग बहुत सारे शायद पसंद ना करें, लेकिन केंद्र सरकार ने भी वोट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो जो ढांचा है, चूंकि पता नहीं किस वजह से, अभी भी उन्होंने कहा, जबकि आपके पास स्ट्रिक्ट है, आपकी सेना पट है, आपको कल को ये फैसले लेने होंगे। ये जब लालू यादव जब सत्ता में थे तो हम लोग ये लिखते थे, कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय तो हम लोग किसी न्यूज चैनल में नहीं थे, लेकिन हमेशा ये सोचते थे कि कल को अगर ये कह दे कि मैं तुम्हारा आदेश नहीं मानता हूं हाईकोर्ट को, तो क्या होगा। और मैं उस समय लिखता था कि ये आना है, क्योंकि संविधान ने ये गलियां छोड़ी हुई हैं, आपके यहाँ ये गलियां छोड़ी हुई हैं। आपके यहाँ वो ये कहते हैं कि आप, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर आइडिया, सेकुलर शब्द जो उस समय जोड़ा गया जब कैबिनेट भी नहीं हुई, उनके घरों में भेज के साइन कराए गए, इमरजेंसी थी, और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं। तो मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो जिस पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पत्रकारिता, और एक आईएएस आप ढूंढ के नहीं ला सकते, हो सकता है कोई एक आध आपको मिला हो, जिसके घर में दिल्ली लुटियंस, दिल्ली में कितने घरों में अखबार हिंदी का जाता है, क्योंकि दिल्ली की भाषा तो वही है। चलिए हिंदी का छोड़ दीजिए, उर्दू का बुला दीजिए भैया, चलिए वो तो सेकुलर लैंग्वेज है ना, तो उसका दे दीजिए। कोई रीजनल भाषा का अखबार नहीं जाता, अगर जाता है तो वो इन अफसरों के यहाँ जाता है जो बंगाल से आते हैं या जो वहां से जाते हैं, उनके यहाँ आता होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनकी भाषा का, लेकिन इंग्लिश के अलावा ये कोई और आइडिया नहीं होता। और प्रेस क्लब या इस तरह की संस्थाएं, जो एडिटर्स गिल्ड है, वो इस तरह के लिए ज्यादा चिंतित रहती है। उनको मालूम है कि अगर आप कश्मीर पर कोई देश के खिलाफ बोलता है तो उसके बोलने की आजादी का ख्याल रखना है, लेकिन अगर कोई आप देखा होगा रात को 2 बजे जब सुप्रीम कोर्ट खुलते हैं या सब खोलते हैं, कोर्ट से लेके पूरा ढांचा इसी तरह से है। अब हाई कोर्ट में मानने लगा हूं, और मेरी बात का समर्थन शायद वो भी करेंगे अनुपम जी, कि पहले तो लोअर कोर्ट इस तरह की बातें करती थी तो उनको कहते थे ये तो कम्युनल हो सकती हैं। अब आप देखेंगे धीरे धीरे हाई कोर्ट अब इस बात को समझ रही है, सीधे आ रही है, क्योंकि वो उन किताबों को देख रही हैं, उन किताबों को और उन शब्दों को पढ़ रही हैं जो हम लोगों के, जिन्होंने रघुपति राघव, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जैसे गीत बदल दिए, वो भी नोआ खलीफा, आपको मालूम होगा, ये बदला गया वहां। ये जो सुंदरवन और वो जो क्या उसका पूरा अनुपम जी को याद है, वो जो भजन है जिसमें ईश्वर अल्लाह, वहां जोड़ा गया कि साहब ये एक आदमी सुनना नहीं चाहता। तो आप इस तरह इंच इंच करके समझौते करते रहे और आप अपनी जगह खोते रहे। आपने भी और अनुपम जी ने भी लालू परिवार को याद किया, तो एक लेटेस्ट मैं ट्वीट देख रहा था कि सर ये सब जंगल वंगल राज में लालू जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा उनके अभी मैंने देखा था वो क्या नाम है, पोस्टर लेके खड़ी थी राबड़ी जी कि लूट भ्रष्टाचार बंद करो। हमने कहा अरे बाप रे, मतलब इनकी खुद राबड़ी जमानत पे हैं, लड़के जमानत पे हैं, लड़की जमानत पे है, पति
ये इसी की बात कर रहा हूं, मैंने इसको ट्वीट किया। मैंने कहा कि साहब पति इनके आधी सजा काट के निकले हैं और लूट भ्रष्टाचार बंद करो। ये तो मतलब जैसे ओसामा बिन लादेन ट्विन टावर वाली जगह पे जाके खड़ा हो जाए, कह दे आतंकवाद बंद करो, तो मतलब तो बड़ी अजीब सी बात हुई। तो मतलब आप लोग याद कर रहे थे और मुझे राबड़ी जी का ये पोस्टर हाथ में पकड़े हुए एकदम दिखाई दिया, तो मैंने कहा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। अच्छा, अभी इंडिया टीवी का एक ओपिनियन पोल आ रहा है और वो तो कुछ और ही संकेत और संदेश दे रहा है। अनुपम जी जरा देखिएगा, ये 42 में से 38 सीटों का ओपिनियन पोल उन्होंने दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी 20, टीएमसी 17। क्या कहेंगे, ये संदेश मेरा खाली अपना की भी घटना? आकलन यही, मेरा अपना भी आकलन यही है कि अभी हाल में यही हाल है। मैंने कई जगह ये कहा भी कि 18 से 20 हो जाएंगे या 22 हो जाएंगे। मेरा अपना भी मानना यही है। देखिए एक बात सुने, संदेश खाली घटना का डेफिनेटली असर पड़ेगा, लेकिन वहां पे डेमोग्राफी इतना बदल चुकी है ओंकार जी कि बहुत ज्यादा चमत्कार की उम्मीद आप ना करें। ना सिर्फ डेमोग्राफी बदल चुकी है, बल्कि उनका ऐसा कब्जा है। अगर आपको पिछली बार याद है कि उन्होंने जब उनका जो रूरल इलेक्शंस हुए थे, तो 40% लोग तो बिना लड़े ही जीत गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उसका नोटिस लिया था। हाँ, और ये बात हो रही है कि साहब कैसे हुआ, क्या हुआ। और जिस दिन आप देखिए ना, जब आप पढ़ाते हैं, जब आप 100 साल से पढ़ा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन आप ये नहीं बताते कि डॉक्टर अंबेडकर ने वो मोपला पे क्या कहा था, मोपला पे क्या लिखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम पे क्या लिखा था, डॉक्टर अंबेडकर इंडियन मुस्लिम्स पे क्या लिखा था। जब आप पढ़ाते हैं कि गांधी जी ने कहा था ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो आप ये नहीं बताते हैं कि वो अपने अखबार में उनकी हेडिंग थी कि मुस्लिम इज अ बुली। ये गांधी जी की हेडिंग है, मुस्लिम इज अ बुली। तो आप जब आप इस तरह गलत तरीके से आपने एकदम ब्रेन वॉश कर रखा है, फिर आपको याद होगा ये कम्युनिस्ट उसमें मरी झापी वाला आपको मैसेज याद होगा, तो किस तरह आपको याद होगा धीरेन्द्र जी कैसे कितने लोगों का कत्ल हुआ, कहीं उसकी कहीं कोई ना, आज तक उसकी कोई बात ही नहीं है। तो आप एक मोटी सी बात ये है कि साहब एक बात समझ लीजिए कि आज आप जो पढ़ेंगे, आज जो आप कह, अभी धीरेन्द्र जी ने एक बात कही, मैं इसको बात को बहुत टीवी पे बहुत अच्छे से नहीं कह सकता, लेकिन अभी इन्होंने एक बात कही कि हाई कोर्ट जजेस में परसेप्शन में अंतर है। हाई कोर्ट जजेस से परसेप्शन में भैया इसलिए अंतर आया है कि आज जो भी हाई कोर्ट जज है वो पिछले 5, 6, 7, 8 साल में जज हुआ है, सोशल मीडिया के एज में जज हुआ है, तो उसको पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ उसको मिला है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं ये बहुत दिनों से बैठे हैं, इन्होंने वही पढ़ा है जो भारत सरकार ने इनको पढ़ाया है। आप कभी अरुण शौरी की आप वो किताब मैं अक्सर कहता हूँ एमिनेंट हिस्टोरियंस, आप उसको पढ़ें। एमिनेंट हिस्टोरियन में अरुण शौरी एक जियो प्रस्तुत करता है। देखिए आप अरुण शौरी की भाषा, मुझे भाषा बहुत पसंद नहीं है, लेकिन उनका रिसर्च वर्क बहुत जबरदस्त। तो उसमें उन्होंने एक जियो नंबर बाकायदा प्रस्तुत किया। उस जियो में वेस्ट बंगाल का शिक्षा मंत्री एक जियो जारी करके लिखा पढ़ी में कह रहा है कि ऐसी कोई बात ना पढ़ाई जाए जिससे ये बात समझ में आए कि मुगलों ने कोई अत्याचार भी किया। आप बताइए, अब लिखा पढ़ी में देख रहे हैं आप हैं, तो आप ये सब जगह ना, मैं वो हमेशा कहता हूं कि इरफान हबीब से कहा कि साहब वो आपने क्या नालंदा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा वो सब पढ़ाना ही नहीं चाहिए जिससे नफरत बढ़े, आप तो मोहब्बत की बातें पढ़ाएं। तो भैया अपने आप को इतिहासकार कहना बंद कर दो, राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान चलाओ। तो इतिहास तो मतलब जो हुआ उसको बताओ। तो अगर आपको डायरेक्ट एक्शन डे नहीं बताना है, अगर आपको मोपला नहीं बताना है, अगर आपको नालंदा नहीं बताना है, अगर आपको मथुरा काशी इधर नहीं बताना, तो ठीक है, फिर तो ऐसा जो हो रहा हो ही रहा। मैं 8 बज गया है ओंकार जी, यदि आप आज्ञा दे और अगर धीरेन्द्र जी आज्ञा दे तो मुझे दूसरे चैनल पे बैठना, अगर आप क्या कह समझे। मैं आप दोनों का ही एक मिनट वो मैं चाहूंगा कि जो मैं कविता आपकी सुना रहा था इसी के साथ खत्म करना चाहिए। मैं जब घूम रहा था तो निशांत की एक कविता मैंने मेरे उसमें की थी, सिर्फ कलकत्ता की औरतें ही जादू नहीं जानती, यहाँ की सरकार भी जादू जानती है। सरकार की पुलिस और सरकार के कर्मचारी भी जादू जानते हैं, जूट मिलों के मालिक जादू जानते हैं, बुद्धिजीवी शिक्षक जादू जानते हैं, और तो और मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे तक जादू जानते हैं। कोलकाता में चारों तरफ ही जादू है और 5 में से 4 सीटें अभी भी टीएमसी को कोलकाता में मिल रही हैं, ग्रेटर कोलकाता में, वो जादू बरकरार है।
काला जादू है देवेंद्र जी, काला जादू है एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जुड़े और इतना समय निकाला। आपका बहुत धन्यवाद ओंकार जी, थैंक यू। थैंक यू।